Pancho YouTube channel. This is Neha Rajput. Today we are going to start our topic that is management techniques. Right? हमने अब तक मैनेजमेंट का थर्ड चैप्टर जो हमारा चल रहा था, उस थर्ड चैप्टर में हमने प्रिंसिपल देखे थे मैनेजमेंट के, हेनरी फ्यूल का योगदान देखा था हमारी मैनेजमेंट के अंदर, और थर्ड हमारा टॉपिक आता है मैनेजमेंट टेक्निक कि प्रबंधन की तकनीकें क्या क्या है। और जहाँ पे तकनीकों का नाम आ जाता है वहाँ पे वो नवीन या मॉडर्न ट्रेंड्स को बताते हैं। तो मैंने आप लोगों के यहाँ पे आगे लिखा है नवीन प्रवृत्तियाँ, मतलब मॉडर्न ट्रेंड्स, राइट। तो मैनेजमेंट टेक्निक कौन कौन सी है, कौन कौन सी तकनीकों से मैनेजमेंट किया जाता है, ये सब मैनेजमेंट टेक्निक्स कहलाती है, मैनेजमेंट मेथड्स कहलाते हैं, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वैसे अगर हम देखें तो मैनेजमेंट टेक्निक्स बहुत सारी है, बट हमारा जो इन्वायरमेंट का कंपटीशन है उसको देखते हुए और मैनेजमेंट के जो स्कोप है उसको विस्तृत रूप से देखते हुए मैनेजमेंट टेक्निक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसमें हम कहें तो परिवर्तन का प्रबंध करना, साहस का प्रबंध करना, हमारा MBO, MBE, SM, संघर्ष का प्रबंध करना, प्रबंधन की तकनीकों का प्रबंध करना, ये सारे ही हमारे परिवर्तनों का प्रबंध करना, वातावरण विश्लेषण का प्रबंध करना। तो ये सारे ही जो मेथड्स हैं, सारे जो मैनेजमेंट के टाइप्स है वो मैनेजमेंट टेक्निक्स कहलाती है। लेकिन हमारे 12th के सिलेबस से अगर हम देखें तो हमारे 3 टेक्निक्स को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है हमारी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, सेकंड है अपवाद द्वारा प्रबंध, और थर्ड है व्यू रचनात्मक प्रबंध यानी स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट। तो उसमें से जो फर्स्ट टेक्निक है उसका डिस्कशन हम आज के वीडियो में करेंगे, जो है हमारा MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। अब ये टेक्निक किसने दी, कब दी, इस टेक्निक का क्या मतलब होता है, ये टेक्निक किस तरीके से प्रोसेस में वर्क करती है, इस टेक्निक के और क्या क्या नाम है, इस टेक्निक का क्या नेचर है, क्या इसकी मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, वो सब हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट मैंने लिखा है फर्स्ट टेक्निक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। MBO, M मतलब मैनेजमेंट, B मतलब बाय, O मतलब ऑब्जेक्टिव, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और हिंदी में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। ये हमारी क्या है, मैनेजमेंट की टेक्निक है। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि MBO क्या है, टाइप ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट का क्या है, टाइप है, हम कह सकते हैं टाइप ऑफ मैनेजमेंट। अब किस टाइप का है, मतलब हमने ये दिखा दिया कि MBO एक मैनेजमेंट का टाइप है, MBE एक मैनेजमेंट का टाइप है, SM एक मैनेजमेंट का टाइप है, बट किस टाइप का, विच, हमारे सामने पूछना था कि विच टाइप, राइट, कौन सा टाइप का है। तो उसमें मैंने आप लोगों के लिए लिखा है जहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट यानी अधिकारी और अधीनस्थ जो होते हैं वो दोनों मिलकर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स यानी संयुक्त रूप से उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, यानी सुपीरियर प्लस सबऑर्डिनेट्स दोनों कंबाइंड रूप से मिलकर हमारे म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, किसके, ऑर्गेनाइजेशन के, जो कैसे होते हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डिपेंड्स ऑन कंडीशन और ऑर्गेनाइजेशनल नेचर, राइट। अब हम अगर हमने इतना तो देख लिया कि जो MBO है वो एक मैनेजमेंट का टाइप है जिसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों संयुक्त रूप से मिलकर ऑब्जेक्टिव का निर्धारण करते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में। अब मैंने इस MBO की डेफिनेशन को आगे 2 भागों में आप लोगों को डिफाइन किया है, जिससे आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाए कि रियल में MBO क्या होता है, राइट। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये MBO की टेक्निक्स कब दी गई और किसके द्वारा दी गई, राइट। तो मैंने वो लिखा है आप लोगों के लिए, MBO जो है वो डेवलप्ड बाय पीटर ड्रगर, यानी पीटर ड्रगर ने दी थी 1954 में, राइट। और उनकी बुक, उस बुक के अंदर जो इसका डिस्क्रिप्शन था वो बुक का नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो बुक है वो आप लोगों को अच्छे से इसका नेम पता होना चाहिए, MBO किसने डेवलप किया, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन बन के आते हैं, क्लियर। तो बुक का नेम द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, किन्होंने प्रतिपादन दिया था MBO का, पीटर ड्रगर। कब किया था, 1954 में। क्या होता है MBO, ये एक प्रकार का मैनेजमेंट का टाइप है जिसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों मिलकर ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं। तो मीनिंग हमारा क्लियर हो गया। अब मैंने आपके 2 यहाँ पे बेस लिए, उनके आधार पर
किया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए प्रोसेस, कैसी प्रोसेस, जहाँ पे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई दोनों मिलकर क्या डिसाइड करते हैं, कॉमन गोल्स डिसाइड करते हैं। यानी जहाँ पे नियोक्ता और कर्मचारी दोनों साथ में मिलकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को डिसाइड करते हैं, कॉमन गोल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उन्हें निर्धारित करते हैं, कैसे उन पे कार्य करना है, इसके ऊपर चर्चाएं चलती है, राइट। तो ये है एमबीओ, एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कंबाइंड रूप से मिलकर साथ बैठकर संस्था के कॉमन गोल्स यानी साधारणतः उद्देश्य जो होते हैं उनका निर्धारण करते हैं। क्लियर, ये तो था हमारा एज ए प्रोसेस। अब सेकंड मैंने जो बेस दिया है वो है हमारा फंक्शंस एज ए टीम। कि एमबीओ जो है एक फंक्शन है, कार्य है, एक सामूहिक कार्य है, लेकिन सामूहिक कार्य मतलब एक से ज्यादा कार्य है। तो अब एक से ज्यादा कौन कौन से कार्य हैं जो एमबीओ में होते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे आप लोग के 3 पॉइंट लिखे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गोल यानी संगठनात्मक उद्देश्य, प्लस हमारे डिपार्टमेंटल गोल्स मतलब हमारे विभागीय उद्देश्य, प्लस हमारा इंडिविजुअल गोल्स मतलब हमारे जो इंडिविजुअल व्यक्ति के हैं व्यक्तिगत गोल्स, वो सब। ये तीनों के उद्देश्य साथ में मिलकर डिसाइड किए जाते हैं, सामूहिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं और फिर उनके ऊपर कार्य किया जाता है। तब जो मैनेजमेंट की प्रोसेस या मैनेजमेंट का ये वे होता है, इसी मैनेजमेंट वे को हम क्या कहते हैं, एमबीओ कहते हैं। ठीक है, सिंपल से 2 बेस हमने देखी। एक तो हमने देखा कि एज ए प्रोसेस एमबीओ एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों मिलकर कॉमन गोल्स को निर्धारित करते हैं संगठन में। और दूसरा हमने देखा कि एमबीओ एक ऐसा सामूहिक कार्य है जिसके अंदर संगठनात्मक उद्देश्य यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, विभागीय उद्देश्य यानी डिपार्टमेंटल गोल्स और इंडिविजुअल गोल्स यानी व्यक्तिगत उद्देश्य तीनों ही साथ में ध्यान में रख के बैठ के निर्धारित किए जाते हैं और फिर उन्हीं के लिए योजनाएं और उन्हीं के लिए क्रियान्वयन किया जाता है और उन्हीं से रिजल्ट मिलता है। तो वो हमारा एमबीओ कहलाता है, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों का ध्यान रखा जाता है। उद्देश्य सिर्फ टॉप मैनेजर डिसाइड नहीं करता, यहाँ पे अधीनस्थों को भी उद्देश्यों को निर्धारण करने में सहायता या फिर सहायक के रूप में कार्य करवाया जाता है। और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, डिपार्टमेंट के उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, सभी उद्देश्यों को साथ में मिलकर उच्च प्रबंधक और अधीनस्थ दोनों कंबाइंड रूप से डिस्कशन करके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, वही हमारा एमबीओ कहलाता है, यानी उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध। तो सिंपल एंड शॉर्ट में तो हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्यों के द्वारा जो प्रबंध है उसमें सिर्फ इतना ही होता है कि जो उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है वो नियोक्ता और कर्मचारी सब साथ में मिलकर करेंगे, उच्च प्रबंधक और अधीनस्थ दोनों साथ में मिलकर करेंगे, राइट। एमबीओ का सिर्फ इतना ही मेन है जो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया है। मेन ये डेवलप हुआ था पीटर ड्रकर के द्वारा। कब हुआ था? 1954 में। उनकी एक बुक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। पीटर ड्रकर जो थे वो नव प्रवर्तन और सृजनात्मक क्रियाओं में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि मैनेजमेंट जो है वो एक सृजनात्मक क्रिया है, वो एक नव प्रवर्तन और नवाचार वाली क्रिया है। और अगर जहाँ पे भी आपको नव प्रवर्तन की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको एक से ज्यादा व्यक्तियों के समूह की आवश्यकता होगी, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ न कुछ न्यू आइडिया है, न्यू ट्रेंड निकलेगा। तो वही है कि उन्होंने कहा कर्मचारियों को भी शामिल करो, अधीनस्थों को भी शामिल करो, प्रबंधकों को भी शामिल करो और सब मिलके कॉमन गोल्स को डिसाइड करो, ताकि हर एक व्यक्ति के गोल्स भी क्लियर हो और सब में एक सामूहिकता की भावना विकसित हो, राइट। अब हमने ये तो एमबीओ की डेफिनेशन देख ली, एमबीओ का मीनिंग देख लिया। अब हमारा मैंने आगे आप लोगों के लिए लिखा है एमबीओ का नेचर ऑफ एमबीओ, राइट। तो नेचर ऑफ एमबीओ का कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। सहभागिता के विचार पर आधारित। सहभागिता मतलब साथ में मिलके करना। तो कौन कौन साथ में मिलके कर रहा है? टॉप मैनेजमेंट और अधीनस्थ, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई, राइट। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के हेड, डिपार्टमेंटल हेड और हमारे इंडिविजुअल अधीनस्थ सब मिलके डिसाइड कर रहे हैं गोल्स को। तो ये क्या है? सब में सहभागिता की भावना है कि हम सब साथ में मिलके उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उन्हीं के लिए कार्य करेंगे, उन्हीं को अचीव
करेंगे। तो ये है सहभागिता के विचार पर आधारित। सबकी भागीदारी का लो उद्देश्य निर्धारण में और फिर कार्यों को उद्देश्यों का निर्धारण कीजिए। सेकंड है परिणामोन्मुखी विचारधारा, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड हमारी ये एमबीओ है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर हमें कोई भी रिजल्ट लेना है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? उद्देश्यों का निर्धारण करना होगा, गोल्स को डिसाइड करना होगा। और ये एमबीओ जो है वो हमारे गोल्स को ही डिसाइड करवा रहा है, हमारे ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करवा रहा है। हमारे ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड कर रहे हैं मिलके कि क्या करना है, कैसे कैसे हमें कहाँ किस प्रकार से अचीव करना है। तो ये क्या है? हमें रिजल्ट ओरिएंटेड या परिणाम देने वाली एक टेक्निक्स के नेचर के रूप में देखी जाती है। थर्ड अगर हम देखें तो कार्यात्मक अवधारणा। कार्यात्मक अवधारणा मतलब जिसमें कार्यशीलता या गतिशीलता चलती हो। और एमबीओ में क्या होता है? एमबीओ में हमारे उच्च प्रबंधक और अधीनस्थ दोनों ही साथ में मिलकर डिस्कशन करते हैं कि हमारे कॉमन गोल्स क्या रहने चाहिए, कैसे रहने चाहिए, किस प्रकार के रहने चाहिए और उन्हें हम किस प्रकार से अचीव करेंगे। तो ये क्या है? क्रियाशीलता है, कार्य गतिविधियां की जा रही है, उसी से हमारे उद्देश्य निर्धारित हो रहे हैं। तो ये क्या है? क्रियात्मक विचारधारा। उद्देश्य निर्धारण प्रक्रिया पर जोर। और हमने देखा है कि एमबीओ का मतलब भी है कि उद्देश्यों द्वारा मतलब उद्देश्यों का निर्धारण किया जा रहा है। किनके द्वारा? उच्च प्रबंधकों के द्वारा और अधीनस्थों के द्वारा, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के द्वारा, सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के द्वारा। यानी सब साथ में मिलकर सहभागिता से कॉमन गोल्स डिसाइड करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो वही हमने लिखा है उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया पर जोर। आगे है पांचवा, नियोक्ता व कर्मचारी तालमेल सहयोगी विचारधारा। ये एमबीओ जो है हमारे उन नियोक्ता और कर्मचारी, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए कॉमन गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं, कॉमन गोल्स को डिसाइड करते हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए प्लान्स रेडी करते हैं। तो ये इसका नेचर हो गया कि नियोक्ता कर्मचारी के तालमेल सहयोगी विचारधारा। तो एमबीओ के मुख्य रूप से मैंने आप लोगों के 5 नेचर लिखे हैं जो एमबीओ को डिफाइन भी करते हैं और एमबीओ के नेचर को भी क्लियर कर रहे हैं। आगे आप लोगों के लिए मैंने एक टॉपिक लिया है कि एमबीओ को अलग अलग के नेमों से जाना जाता है, यानी अदर नेम, राइट। एमबीओ के और कौन कौन से नाम हो सकते हैं या फिर होते हैं? बेसिकली जब हमारे कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तब डायरेक्ट एमबीओ वर्ड नहीं पूछता, एमबीओ की जगह पे ये जो मैंने आप लोगों को अल्टरनेटिव नेम्स लिखे हैं ये पूछे जाते हैं, राइट। तो मैंने उसके लिए आप लोगों को लिखा है, फर्स्ट हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी एमबीओ, सेकंड मैनेजमेंट बाय रिजल्ट यानी एमबीआर, थर्ड है मैनेजमेंट बाय पर्पस यानी एमबीपी, मैनेजमेंट बाय कंट्रोल मतलब एमबीसी, मैनेजमेंट बाय वर्क प्लानिंग यानी एमबीपी मतलब प्लानिंग। और ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में आप लोगों को, और आप लोगों के 12th में भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गोल मैनेजमेंट को डिफाइन कीजिए। फिर आप लोग ये नहीं बोलोगे, ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि गोल मैनेजमेंट क्या होता है। तो एमबीओ को क्या कहा जाता है? गोल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो गोल मैनेजमेंट यानी GM। तो ये इसके अदर नेम्स हैं एमबीओ, एमबीआर, एमबीपी, एमबीसी, एमबीपी या फिर हम यहाँ पे डब्ल्यू भी ले सकते हैं आगे जो हमारे वर्क प्लानिंग में है, और GM, राइट। तो ये हमारा टोटल अभी एमबीओ का हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम एमबीओ का क्या करेंगे? मेरिट्स, डीमेरिट्स और एमबीओ की प्रोसेस इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस अब हम लोग देखते हैं मेरिट्स ऑफ एमबीओ और लिमिटेशन ऑफ एमबीओ। अब तक हमने एमबीओ की मीनिंग, एमबीओ की डेफिनेशन, एमबीओ के किस किस बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं, एमबीओ का नेचर, एमबीओ के अदर नेम्स, ये सब देख लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेरिट्स ऑफ एमबीओ एंड डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशन ऑफ एमबीओ हम कह सकते हैं। तो आपकी स्टडी को बेटर वे से करने के लिए या फिर आपके लर्निंग में हेल्प रहे, इसलिए एमबीओ के जो लाभ है, महत्व है, इंपॉर्टेंस है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा संस्था के लिए लाभ, उच्च प्रबंधकों के लिए लाभ और अधीनस्थों के लिए लाभ। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं संस्था के लिए। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा बिजनेस
एमबीओ टेक्निक को अप्लाई करता है, अपनाता है, तो फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं वो बता रही हूँ। तो फर्स्ट है हमारा श्रेष्ठ प्रबंधन, मतलब एक बेस्ट मैनेजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है या एमबीओ जो है उसके अंदर हम सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर दोनों मिलके साथ में काम करते हैं, और जब दोनों साथ में मिलके वर्क कर रहे हैं मतलब डेफिनेटली कुछ न्यू आइडियाज आ रहे हैं, एक सामूहिकरण की भावना आ रही है और सहभागिता के साथ में वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो मैनेजमेंट होगा वो अच्छा होगा। प्लस इसी के साथ हम कहें तो उद्देश्यों का जो एक्सप्लेनेशन है वो एवरी स्टेज पे पहुंच जाएगा, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लो लेवल हो। जब उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होगा तो हम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य भी बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, प्लान को क्रियान्वित भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। सेकेंड है श्रेष्ठ नियोजन। श्रेष्ठ नियोजन मतलब हमारा एक अच्छी प्लान। एमबीओ अगर हम यूज दे रहे हैं तो हमारी संस्था में हमारे उद्देश्य क्लियर है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल उद्देश्य हो, चाहे डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव हो, चाहे इंडिविजुअल हो, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन और एक रेशियो बैठा के हम उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे हैं, इसमें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो डेफिनेटली अगर उद्देश्य हमारे टोटली क्लियर है तो फिर हमारे उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जो हम प्लानिंग करेंगे वो भी हमारे क्लियर बनेगी। और अच्छी प्लानिंग है, अगर हमारी प्रॉपर प्लानिंग है तो उसका क्रियान्वयन बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे और गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो ये हमारा सेकंड श्रेष्ठ नियोजन। अच्छी प्लानिंग का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होने का मीन ये है कि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, जैसे हमें सेल्स में इंक्रीज करना है, ये हमारा उद्देश्य है, तो क्या ये उद्देश्य क्लियर है? नहीं, ये उद्देश्य क्लियर नहीं है। कितना % करना है, कैसे करना है, किनके द्वारा करना है, ये कोई भी आंसर हमें नहीं मिला हुआ है, तो फिर ये क्लियर नहीं है। हम ये कहेंगे हमें आगे के 6 महीने में अभी जो हमारी सेल है उससे 10% इंक्रीज करने का टारगेट रखना है, तो ये आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव है। और इसी के लिए आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, तो वो प्लानिंग अप्लाई होगी तो डेफिनेटली अच्छी प्लानिंग होगी, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर है। और ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर है? क्योंकि हम एमबीओ को अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड मैंने लिखा है संगठन की स्पष्टता। संगठन यानी समूह, कार्यों का विभाजन, उत्तरदायित्वों को बांटना, सामूहिक कार्यों को करना, ये सब सांगठनिक निर्माण, वातावरण में सामंजस्य, इनके अंदर हमारा एमबीओ हेल्पफुल रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि एमबीओ में हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उद्देश्यों के निर्धारण के साथ साथ उद्देश्यों का बंटवारा कर दिया जाता है, कार्यों और उत्तरदायित्वों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो ये संगठन की स्पष्टता मतलब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों साथ में मिलकर गोल्स डिसाइड करते हैं, तो दोनों को गोल्स क्या रहते हैं, क्लियर रहते हैं, तो उनके अपने आप कार्यों के अंदर वो क्लियरनेस दिखाई देने लग जाती है। नेक्स्ट है वचनबद्ध निष्पादन यानी पूरा डन करना। और वचनबद्ध मतलब अगर टॉप लेवल सुपीरियर के साथ में सबऑर्डिनेट्स या अधीनस्थ मिलकर उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो वचनबद्ध है कि हाँ हमें गोल्स बताते हैं, हमें भी साथ में मिलकर गोल्स को डन किया गया है, तो डेफिनेटली हम उनको कंप्लीट करने में अपना दी बेस्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक उस बंधन से जुड़ जाते हैं, तो उसी को हम कहेंगे कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमें बहुत ही अच्छा सा मिलेगा। फिर है प्रभावी नियंत्रण, मतलब एक परफेक्ट कंट्रोलिंग, इफेक्टिव कंट्रोलिंग किससे होती है, एमबीओ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेड और अधीनस्थ दोनों साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें गोल्स क्या रखने हैं, कैसे रखने हैं, सभी पक्षों को संतुष्ट रखा जाता है, उन्हीं के अनुसार कार्यों का बंटवारा किया जाता है और फिर सबके दिमाग में गोल्स क्लियर होते हैं, वर्क क्लियर होता है, उन्हें कैसे कैसे स्टेप से क्या क्या अचीव करना है, तो डेफिनेटली कंट्रोलिंग जो होगी, कोऑर्डिनेशन जो होगा बहुत ही इफेक्टिवनेस वाला होगा, तो उसमें भी हमारा एमबीओ है। ये सारे कहाँ है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बता रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट को स्मूथ, हेल्दी और प्रॉपर बना रहा है कौन, एमबीओ। सेकेंड जो हमने लाभ आप लोगों की बताया गया है वो है कि उच्च प्रबंधकों के लिए क्या क्या प्लस पॉइंट है एमबीओ के। तो टॉप मैनेजर्स के लिए क्या क्या लिखा है, पहला लिखा है आसान अभिप्रेरण। अब जो टॉप मैनेजर्स होंगे वो पहली बात तो अभिप्रेरण किसको करेंगे, डेफिनेटली अधीनस्थों को करेंगे, तो उनका जो अभिप्रेरण है वो आसान कैसे हो गया एमबीओ से, जब एमबीओ में सहभागिता का गुण पाया जाता है, सहभागिता या सभी को
साथ में लेके कार्य किया जाता है तो वो आराम से अपने अधीनस्थों को मोटिव करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि हम सब साथ में मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो हमारा जो अचीव होगा, गोल अचीव होगा, वो भी हमें साथ में मिलेगा, समूह में मिलेगा, तो उनको अभिप्रेत आसानी से किया जाता है। सेकेंड है अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन आसानी से। क्यों? क्योंकि जब उद्देश्यों का निर्धारण किया था तब प्रबंधक और अधीनस्थ दोनों ने साथ में मिलकर किया था, तो डेफिनेटली उनका जो मूल्यांकन होगा वो आसानी से किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रबंधकों को पता है कि हाँ अधीनस्थों का ये गोल इस सोच को लेके किया गया है। राइट, आगे हमारा है अधीनस्थों के मार्गदर्शन आसानी से, कि उच्च प्रबंधकों द्वारा एमबीओ को अपनाने के बाद जो अधीनस्थों का मार्गदर्शन किया जाता है वो आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अधीनस्थों के साथ टाइम स्पेंड करके गोल्स को डिसाइड कर चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि इंडिविजुअली, डिपार्टमेंटली और ऑर्गेनाइजेशनल तीनों ही वेज में कैसे हमने कंबाइंड रूप से कॉमन गोल्स को डिसाइड किया है, किसकी क्या क्या संतुष्टि का स्तर है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो उन्हें मार्गदर्शन और आसानी से कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर पाते हैं, तो उनका मार्गदर्शन आसानी में भी हमारा एमबीओ हेल्पफुल है। आगे मैंने लिखा है विभागों व कर्मचारियों में समन्वय। विभाग और कर्मचारी इन दोनों के बीच में समन्वय बैठाने का काम हमारा एमबीओ करता है। कैसे? हमने देखा था कि जब एमबीओ एक टीम के रूप में काम करता है तब वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव तीनों को शामिल करता है। तो वही चीज है, विभाग मतलब हमारा डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, कर्मचारियों मतलब हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, इन दोनों के बीच में एक संतुष्टि, एक कोऑर्डिनेशन बैठाता है और साथ में मिलकर उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। किसी से अगर कोई सजेशन आता है तो उसे सुना जाता है, अगर वो सजेशन अप्लाई कर रहे हैं अच्छा है तो उसके लिए उसे उसकी सम्मान किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, जिससे बाकी वाले भी मोटिव होते हैं, नव प्रवर्तन, कोई ना कोई इनोवेशन आइडियाज मिलते हैं, सबको साथ में सामूहिकता चलती है, इसीलिए तालमेल आसानी से बैठा पाते हैं। तो समन्वय में भी हमारा एमबीओ क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है अधीनस्थों के लिए एमबीओ क्या क्या महत्व रखता है। तो ये अधीनस्थों के लिए है कि कर्मचारियों को अपने लक्ष्य का ज्ञान, अगर हमारे अधीनस्थ उच्च प्रबंधकों के साथ में रह के गोल्स को डिसाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें भी अपने गोल्स क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं कि हाँ हमारा संगठन ये गोल डिसाइड कर रहा है, हमें इस प्रकार से काम करना है, तो उनके माइंड सेट में भी सब कुछ क्या रहता है, क्लियर रहता है। सेकंड है कार्य संतुष्टि में वृद्धि, और वहीं पे अगर कर्मचारियों को ये लगता है कि हाँ हमें भी गोल्स में पार्टिसिपेट मिला है, भागीदारिता मिली है, तो हम भी कार्य को बेहतरीन तरीके से करके दिखाएंगे, हमें हमारे अनुसार कार्य मिला है, उद्देश्य मिला है, तो उसी के लिए वो कार्य को करेंगे, दक्षता को बढ़ाएंगे, उनकी कार्यकुशलता में इम्प्रूवमेंट आएगा, तो हम कार्य संतुष्टि में वृद्धि। आगे मैंने लिखा है अधीनस्थ अधिक प्रेरित। अब एमबीओ अगर यूज दे रहे हैं तो अधीनस्थ जो है वो अधिक प्रेरित रहते हैं, प्रोत्साहित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारा ही संगठन है, क्योंकि एक तो होता है कि एक संगठन में हम कर्मचारियों को सिर्फ ऑर्डर्स देंगे, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है, और वहीं पे एक संगठन होता है जहाँ पे हम मिलके ये करेंगे, हमें मिलके ये करना है, तो डेफिनेटली ये जो हम वाला फील होता है वो उन्हें मोटिवेट करता है, हमेशा ही उन्हें प्रेरित करता है कि हाँ मैंने भी मिलके गोल्स को डिसाइड करवाया, गोल्स को हम लोगों ने मिलके डिसाइड किया, तो अब हम काम भी बहुत अच्छे से करेंगे, तो वो अभिप्रेरित रहते हैं। आगे मैंने लिखा है कम भ्रांतियां उत्पन्न। अगर एमबीओ में हमारे ऑब्जेक्टिव सबने साथ में मिलके किए हैं डिसाइड, तो हम सबके दिमाग में क्लियर है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे प्राप्त करना है, किस स्तर तक हमें काम करना है, किस तरीके से काम करना है, ये सब सिचुएशंस पहले ही क्लियर कर दी जाती है। उससे होता क्या है, भ्रांतियां, अपवाद, मतभेद जो होते हैं, विरोध जो होता है वो कम होता है। आगे व्यक्तिगत पहलता व दक्षता में वृद्धि। अगर कर्मचारी अंदर से मोटिवेट रहता है, पॉजिटिव फील वाला रहता है कि हाँ मैं भी संगठन में एक सहभागी के रूप में कार्य कर रहा हूँ, तो फिर क्या है वो पहलता, यानी कोई नया आइडिया हो तो वो पहल रूप से बताएगा कि हाँ अगर मेरा आइडिया एक्सेप्ट किया गया तो मुझे सबके बीच में सम्मान मिलेगा, राइट, तो वो पहलता और दक्षता में वृद्धि होती है। किससे? एमबीओ से। अगर हम एमबीओ की टेक्निक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपनाते हैं तो, राइट, तो ये तो हमारे थे एमबीओ की मेरिट्स जो बहुत अच्छे सामने देखिए। संस्था के लिए श्रेष्ठ प्रबंधन, श्रेष्ठ नियोजन, संगठन की स्पष्टता, वचनबद्ध निष्पादन, प्रभावी
नियंत्रण। उच्च प्रबंधकों के लिए आसान अभिप्रेरणा किसको? कर्मचारी और अधीनस्थों को। अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन आसानी से, अधीनस्थों की मार्गदर्शन आसानी से, विभागों व कर्मचारियों में समन्वय। अब अधीनस्थों के लिए क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं? कर्मचारियों को अपने लक्ष्यों का ज्ञान होना, कार्य संतुष्टि में वृद्धि, अधीनस्थ अधिक प्रेरित रहते हैं, कम भ्रांतियां उत्पन्न होती है, व्यक्तिगत बहलता और कार्य में वृद्धि, कार्य दक्षता में वृद्धि होती है। ये तो मैरिट्स तो डेफिनेटली हर कॉइन के टू साइड्स होते हैं। वैसे अगर हमने महत्व देखे हैं तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होगी। तो लिमिटेशन लिखी है मैंने आप लोगों के लिए 5 यहाँ पे। लिमिटेशन ऑफ एम्बियम। फर्स्ट है उद्देश्य निर्धारण में कठिनाइयां। अब देखो हम ये तो कह रहे हैं कि हम मिलकर उद्देश्य निर्धारित करेंगे पूरे संगठन का, डिपार्टमेंट का, इंडिविजुअल का, सबका, लेकिन इतने सारे उद्देश्यों को एक साथ में बैठ के अलग अलग व्यक्तियों को संतुष्ट करके निर्धारित करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। और सभी डिपार्टमेंट को, सभी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को, सभी इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है। तो हम कह सकते हैं कि उद्देश्यों के निर्धारण में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती है। सेकंड है संतुलन की समस्या, मतलब एक कोऑर्डिनेशन बैठाना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या रहता है, अप डाउन होते रहते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए कुछ टाइम के बाद सामने वाला या डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव में कुछ चेंज हो जाते हैं। इंडिविजुअल संतुष्टि के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स का कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है। तो इन सब में संतुलन बैठाने की पूरी प्रॉब्लम देखी जाती है। बट अगर एक प्रॉपर हेल्दी मैनेजमेंट किया जा रहा है तो उसमें वो कोऑर्डिनेशन के साथ में फिर हो जाती है। आगे है दीर्घकालीन नियोजन की अपेक्षा। क्यों? एमपीओ जो होता है वो दीर्घकालीन उद्देश्यों का निर्धारण बहुत कम होता है, उसमें बहुत कम क्रियान्वयन किया जाता है। क्यों? इसका सबसे मेन फैक्टर तो ये है कि लॉन्ग टर्म के जो उद्देश्य होते हैं वो एक साथ एक ही वातावरण में बैठ के हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चीज, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है और हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी डायनेमिक है। तो दोनों ही जब डायनेमिक है तो हम एक लॉन्ग टर्म के लिए स्थायी उद्देश्यों का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके लिए ये थोड़ा कम यूजफुल रहता है। फोर्थ मैंने लिखा है अत्यधिक समय खर्च। अब सारे मतलब कॉमन गोल्स के लिए हम टॉप मैनेजमेंट भी होगा, डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट मैनेजर्स भी होंगे, हमारे सुपीरियर्स होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे, सब साथ में मिलकर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। इतने सारे स्टेप से हमारे उद्देश्यों का निर्धारण की प्रक्रिया गुजरेगी तो समय भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। वहीं पे अगर हम सेकंड साइड देखें जहाँ पे एमपीओ नहीं यूज होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर देता है कि ये ऑब्जेक्टिव है, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे सब साथ में मिलकर करते हैं, मतलब टाइम खर्च ज़्यादा होगा। फिर है बेलोचता की कठिनाई। बेलोचता की कठिनाई का मतलब है कि हमारा जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा गतिशील है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज में हो, चाहे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज में हो, चाहे कॉम्पिटिटर जो हमारे उनकी थ्योरीज में हो, हमारे कस्टमर्स की नीड में हो, तो सब में बहुत कंटिन्यू चेंज आते रहते हैं। तो उन चेंजेस के साथ में चलते रहना बहुत ज़रूरी होता है। और एमबीओ में जब हम गोल्स डिसाइड करते हैं वो एक पर्टिकुलरली बेस के लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उस इन्वायरमेंट में बार बार अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करने की नीड भी पड़ सकती है। तो उस टाइम वो ऑब्जेक्टिव पहले से क्लियर होते हैं, टॉप मैनेजर को, मिडिल को, लो को, सुपीरियर को, सबऑर्डिनेट्स को बार बार चेंज करने से कहीं ना कहीं गैप रह जाता है कि पहले वाला ऑब्जेक्टिव और ये वाला ऑब्जेक्टिव दोनों में कंफ्यूजन होने की कंडीशन भी रह जाती है। तो इसी का ये लिमिटेशन लिखी है बेलोचता की कठिनाई के अंदर हमारा एमबीओ यूज करना वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो ऑल ओवर ये हमारा एमबीओ था। ये एमबीओ क्या है, एक प्रकार की मॉडर्न टेक्निक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मॉडर्न ट्रेंड की टेक्निक्स है। मॉडर्न की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल की चलो बात करते हैं और एक मॉडर्न की बात कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है कि परंपरागत मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज की जाती है और मॉडर्न में हमारी न्यू या फिर नई तकनीकें जो है वो यूज ली जा रही है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले हम कि क्रिकेट है, ठीक है, हम क्रिकेट है तो दो अलग अलग प्लेयर जैसे धोनी है, कोहली है, विराट, ठीक है, तो उन दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम कि इंडिया को जिताना, राइट। लेकिन एक अग्रेसिव है, एक थोड़ा कम अग्रेसिव है या स्मूथ है, राइट। तो ये दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है बट इनकी जो अप्रोचेस है, इनके जो तरीके हैं, एक अपने तरीके से खेलेगा, एक अपने तरीके से करेगा, ठीक है। तो दोनों की ऑब्जेक्टिव सेम है कि इंडिया को जिताना। तो यही फिर ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव सेम है कि हमारी संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट को बेस्ट करना, राइट। लेकिन अप्रोचेस अलग अलग है। एमबीओ
साथ में मिलकर करता है, और हमारा ट्रेडिशनल जो था वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता था। ठीक है, तो ये हमारा एमबीए आज कंप्लीट हो गया है फुली। कि एमबीए की टेक्निक हमने देख ली, मीनिंग डेफिनेशन इन्होंने दी, पीटर ड्रगर ने कब दी, 1954 में। कौन से बुक, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर हम लोगों ने देखा था, इसकी मेरिट्स 3 भागों में डिवाइड किए, और ये हमारी कुछ लिमिटेशंस। ठीक है, आप अच्छे से इस एमबीए के नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर वे से इसका रिवीजन करेंगे, वीडियो को बार बार 1 से 2 बार आप देखेंगे, अच्छे से उसको प्रिपेयर करेंगे। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।